देख रहे हैं मेरा पर्सनल चैनल। आज एक बहुत ही स्पेशल से वीडियो लेके आया हूँ। आज एक टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ मेंस्ट्रुएशन का। इस टॉपिक का नाम है सिलेंडर, हिंदी में इसको बेलन बोलते हैं। मैं इस टाइम पे जितने भी वीडियोस बना रहा हूँ स्पेशली सीजीएल मेंस वाले बच्चों के लिए बना रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं जल्द ही कुछ कोशिश करूँगा कि रेलवे वाले बच्चों के लिए कुछ कंटेंट पब्लिश कर पाऊँ जो है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम बिल्कुल नियर बाई है। लेकिन मेंस वाले बच्चों के लिए मैं बस ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेंस में जब आप अपीयर होते हो और जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन में दो सेक्शन होता है। एक उसका कंसेप्ट का सेक्शन होता है, दूसरा सेक्शन होता है उसके कैलकुलेशन का सेक्शन होता है। दोनों जब आपकी अच्छी होती है, कंसेप्ट का सेक्शन अच्छा होता है, कैलकुलेशन का सेक्शन अच्छा होता है, तब जाके एग्जाम में आप उम्दा परफॉर्म करते हो। आज मैं सिलेंडर तमीज से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कंसेप्चुअली इसमें क्या क्या देखना रहता है, कौन कौन से ऐसे डेटा कलेक्ट करने होते हैं प्रीवियसली, जिससे आपको ये पता चल जाए कि भाई सिलेंडर आया है तो मेरे को ये डेटा के बेसिस पे हमारा कैलकुलेशन शॉर्ट होगा, और स्पेयर आया है तो ये डेटा चाहिए होता है, इस डेटा के बेसिस पे कैलकुलेशन शॉर्ट होता है। तो मैं कंप्लीट सिलेंडर आपको आज पढ़ाऊंगा जो है। साथ में जो है मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरे टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, इसे स्कैन करके जो है ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारे क्लासेस की PDF मैं यहीं पे देता हूँ। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी टाइमली आपको वहीं पे मिलती है। मेरा एक बैच चल रहा है सीजीएल मेंस का जो है, और सीजीएल मेंस में मेरी कोशिश यही है कि आप 2x स्पीड से जो है अपने मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। इसकी फीस मैंने 100 रुपये रख रखी है और ये पूरी तरीके से रिफंडेबल है। अगर कोई बच्चा नया है जो इस चैनल पर मेरे साथ अभी भी जुड़ा है, तो पहले ये पूरा लेक्चर शुरू से लेकर आखिरी तक देखे, उसके बाद डिसाइड करे उसे बैच में जाना है कि नहीं जाना है। फीस रिफंडेबल है, तो आप जैसे ही बैच के अंदर जाओगे तो 4 चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया। उन 4 चैप्टर को देखने के बाद डिसाइड करना, अगर आपको नहीं करना मेरे को एक मैसेज ड्रॉप करना जो है, मैं आपकी फीस रिफंड कर दूंगा। फीस रिफंडेबल एनी टाइम है। मेरी सिर्फ कोशिश ये है कि मैं मैथ्स में आपको थोड़ी स्पीड सिखा सकूँ कि मेंस में जाके आपको समय जो है कम ना पड़े जो है। साथ में अगर कोई बेसिक बच्चा है जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो मैंने दिवाली ऑफर रिलीज किया हुआ है कि 10 रुपये में आप मेरे साथ जो है पूरे अगले 1 साल तक पढ़ सकते हो। और मैं तो लास्ट वीडियो मैंने बना के जो है बताया भी था कि आप मेरा 1 साल दो, मैं अपना 1 साल आपको देता हूँ और मैं गारंटी देता हूँ मैं आपका रिजल्ट निकाल लूँगा अगर आप 2025 वाले बच्चे हो तो चलो फटाफट आज सिलेंडर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और ये सिलेंडर मैं आपको कम्प्लीटली सिखाता हूँ। लास्ट वाली वीडियो में आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि किसी भी चैप्टर में कोई भी जब क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन का 2 ही सेक्शन होता है। एक है आपका कंसेप्ट का सेक्शन और दूसरा है आपका कैलकुलेशन का सेक्शन। आज मैं दोनों चीजें सिखाऊंगा। पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, फिर आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा। थोड़ा आराम से पढ़ाऊंगा ताकि मेंस वाले बच्चे इसे 2x पे लगा के देख सके, और अगले साल वाला बच्चा अगर तैयारी कर रहा है तो इसे बहुत प्यार से समझ जाए। ऐसा नहीं कि सिलेंडर उसके लिए नया होगा, बेलन उसने बहुत पढ़ रखा होगा, एक बार वापस बेलन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट का सेक्शन देखेंगे। कंसेप्ट का सेक्शन मुश्किल से 10-15 मिनट लगेगा देखने में, बहुत छोटा सा कंसेप्ट का सेक्शन होता है। देखो, कंसेप्ट के सेक्शन में सिलेंडर की अगर हम बात करें तो सिलेंडर में मैं अगर आपको बताना चाहूँ, बस 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा मेरा वायर फंस गया माइक का। जैसे कई बार सिलेंडर के सवालों में देखो एक चीज आती है, जैसे मान लो ये आपका रेक्टेंगल है या इसको आयत बोलते हैं। मैं कहूँ अगर आयत को आप, या हाथ में कागज ले लो, अपनी जो कॉपी में नोटबुक है उसका एक पन्ना फाड़ लो, पन्ना फाड़ के जो है आप उसको हाथ में ले लो, फिर एक बार उसको लंबाई से ऐसे मोड़ दो, एक बार उसको चौड़ाई से ऐसे मोड़ दो। जब मैं ये कहता हूँ कि इसको लंबाई से मोड़ो, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, मान लो ए है, ये जो बी है, ए बी को एक जगह मैच कर दोगे। और ध्यान से देखो, जब इसे मैच करोगे तो ये कुछ इस तरीके से बन के आएगा, इस तरीके से बन के आएगा, यूं आएगा। ये घूम के सर्किल का फॉर्म ले लेगा, ये घूम के सर्किल का फॉर्म ले लेगा। तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली आपका बेलन होता है, ये आपका सिलेंडर होता है। ये हमने, अगर मैं मान लो ये लेंथ L है, तो मैंने इसको क्या है, लेंथ के हिसाब से मोड़ा है, लंबाई के हिसाब से जो है मोड़ा है। जब हम लंबाई के हिसाब से मोड़ते हैं तो ये वाला जो नीचे सर्किल बन रहा है, ये जो वृत्त बन रहा है, इसकी जो परिधि होती है, इसकी जो परिधि या परिमीटर बोलते हैं, जो परिधि होती है, इसकी परिधि इसी लंबाई के बराबर आ जाती है। अब अगर हमने लंबाई के क्रॉस मोड़ा है तो आप चौड़ाई के क्रॉस भी मोड़ सकते हो। जब चौड़ाई के क्रॉस मोड़ोगे तो कुछ इस तरीके से आपका बेलन बन जाएगा, कुछ इस तरीके से आपका बेलन बन जाएगा। जब इस तरीके से आपका बेलन बनेगा तो ध्यान से देखो, इसकी जो परिधि होगी, इसकी जो परिधि होगी, ये परिधि बराबर क्या हो जाएगी, मान लो इसकी चौड़ाई अगर b है तो इसकी जो परिधि है ये b के बराबर हो जाएगी, b के बराबर हो जाएगी। ये कई बार आपको एक रेक्टेंगल जो है फोल्ड करने के लिए आता है और सिलेंडर उससे बनता है, तो उसकी बेसिक ये होती है, ये आपको कंसेप्चुअली पता होना चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि मान लो ये नहीं पता, एक जनरल सिलेंडर की बात करें तो जनरल सिलेंडर में सिर्फ 2 ही पैरामीटर होते हैं,
एक पैरामीटर होता है ये जो बेस होता है ना, इसका रेडियस, और दूसरा जो है इसका हाइट, सिलेंडर का हाइट। ये दो ही पैरामीटर होता है जिससे हम सारा का सारा डेटा कैलकुलेट करते हैं। और सिलेंडर केस में कुछ तीन चीजें होती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है आपका वॉल्यूम, आयतन जिसको बोलते हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए पूछा जाता है। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए पूछा जाता है। फिर टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए पूछा जाता है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो आप ऐसे समझो कि मान लो ये सिलेंडर है, कोई सिलेंड्रिकल शेप है, कोई बेलन की तरह शेप है। नीचे मान लो इसको पैक कर दो, ऊपर खोल दो, इसके अंदर पानी डालो। इसके अंदर अगर मैं पानी भर दूं, इसके अंदर अगर सिलेंडर के अंदर पानी भर दूं तो जितने लीटर पानी आएगा, जितना पानी का आयतन होगा उतना सिलेंडर का आयतन होता है। तो इसके आयतन का निकालने का या 3D फिगर के किसी भी चीज का आयतन निकालने का एक सबसे बेसिक मेथड होता है, उसको बोलते हैं बेस का एरिया, एरिया बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल में भी याद होगा एरिया बेस इंटू हाइट लिखते थे, सॉरी बेस इंटू हाइट लिखते थे जब ट्रायंगल का एरिया निकालते थे। आप ये जब पढ़ते थे तो आपको पता है कि ये बेस है इंटू हाइट है, 1/2 बेस इंटू हाइट लगाते हैं। तो बेस का बहुत काम आता है। जब 3D फिगर आती है तो यहाँ पे एरिया बेस लेते हैं। क्या लेते हैं? एरिया बेस। जब ट्रायंगल होता है तो 2D फिगर होता है, बेस इंटू हाइट लेते हैं। लेकिन जब 3D फिगर में चलते हैं तो नीचे एरिया निकालते हैं। फिर यहाँ पे हम आयतन का डिस्कशन करते हैं, वहाँ एरिया निकाल रहे थे। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बेस इंटू हाइट करते हैं। सिलेंडर में हम तीसरी फिगर में भी जाते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई के अलावा हमारी गहराई हो सकती है, हमारी ऊंचाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो 3 डायमेंशन में चलते हैं जिसमें हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है। तो एरिया बेस इंटू हाइट इसको बोलते हैं। और एरिया बेस अगर हम बोले तो एरिया बेस जो होता है वो हमारा सर्किल है, वो हमारा कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर और इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो ये होता है परिमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, परिमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। अगर परिमीटर की बात करें तो ये इसकी परिधि हो गई, परिधि की बात करें तो ये हो गया 2 पाई आर और हाइट हो गया एच। जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है कर्व सरफेस एरिया, साथ में ही जो ऊपर वाला छूटा हुआ एरिया है ये और ये दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, आर प्लस एच या एच प्लस आर। ये टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। जो कर्व सरफेस एरिया होता है इसी को लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हो। क्या बोलते हो? लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हो। देखो अगर मैं यहां से बात करूं तो यहां पे बस इतनी बातें हम याद रखते हैं। एक बात यहां से और आप याद रख लो कि अगर हम वॉल्यूम अपॉन कर्व सरफेस एरिया का अगर रेशियो निकाले तो ये r/2 के बराबर आता है। जरा भाग देके देख लो, यहाँ भाग दोगे तो r कट जाएगा, h कट जाएगा, पाई कट जाएगा, पाई ऊपर r बचेगा, नीचे तो r/2 हो जाएगा। ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है जो भी आपको याद रखनी चाहिए, जो कायदे से आपको याद रखनी चाहिए। ये डायरेक्ट रिजल्ट है जो आपको याद रख। वॉल्यूम अपॉन कर्व सरफेस एरिया का जो रेशियो होता है वो रेडियस का आधा होता है। ये एक डेटा है जो आपको याद रखना है। अब ये तो रही कंसेप्चुअली बात, ये रही कंसेप्चुअली बात। इसमें एक और चीज पूछी जाती है जब बात आती है हॉलो सिलेंडर की, जब बात आती है हॉलो सिलेंडर की, जब बात आती है हॉलो सिलेंडर की। अगर खोखले सिलेंडर की बात करें, खोखले बेलन की बात करें तो जैसे मैं मान लो मैंने ये बना दिया, खोखला बेलन हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा उसका आयतन ही आता है। मैंने क्या काम किया, मैंने एक डंडी और खींची, एक डंडी खींची, ठीक है ना। अब मैं इसको ऐसे बना दूं, ठीक है, या इसको थोड़ा सा और अगर सही बना दो तो अब दिखेगा जो ये एरिया है, ये जो ए एरिया है ये होता है सॉलिड, और ये जो होता है अंदर वाला ये होता है खाली। तो इसका जो है वॉल्यूम निकालना, इस हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए पूछता है, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन कम से कम वॉल्यूम इसका आपको याद रखना चाहिए। मान लो अगर मैं ये बोलूँ, ये जो बड़ा वाला रेडियस है, जो बाहर वाला है सर्किल बन रहा है, इसका रेडियस आर है, और जो अंदर वाला सर्किल बन रहा है इसका स्मॉल आर है, तो जो वॉल्यूम होता है ये हो गया पाई आर स्क्वायर, बाहर वाले का पाई आर स्क्वायर इंटू एच, अंदर का हो गया पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि जो हाइट होती है ना दोनों के लिए सेम रहती है, इस केस में हाइट जो होती है वो दोनों के लिए सेम होती है।
तो इसको जरा सा रिजल्ट इसका ध्यान से देखोगे तो पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। कैलकुलेशन आसान करने के लिए आपको पाई एच आर प्लस आर और आर माइनस आर इसको लिख के कैलकुलेट करने आना चाहिए, आर माइनस आर। इससे कैलकुलेशन आपका बहुत आसान हो जाता है। जब सवाल सॉल्व करने जाओगे अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो सवाल आपका बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इसी तरीके से आप टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया आप निकाल सकते हो। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकाल सकते हो, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया बहुत रेयर केस में आता है, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा आता है। अब अगर मैं बात करूं, ये तो बात हो गई कंसेप्चुअल सेक्शन की बात, ये कंसेप्चुअल सेक्शन की बात हो गई। अगर मैं बात करूं, जरा ध्यान से देखो कि कैलकुलेशन वाइज इसमें हम क्या काम कर सकते हैं। कि कैलकुलेशन कंसेप्ट के अलावा जो दूसरा सेक्शन होता है वो होता है इसका कैलकुलेशन का सेक्शन। कैलकुलेशन के लिए क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कैसे तेज कर सकते हैं सवालों में। कैलकुलेशन के लिए देखो दो सेक्शन है, एक इसमें आता है आपका क्या, सर्किल, एक आता है इसमें आपका सर्किल, और दूसरा ध्यान से देखो इसमें आता है पाई, इसमें आता है पाई। जब हम पाई की बात करें तो इसके दो फैक्टर होते हैं, एक होता है 11, एक होता है 7। मतलब ऊपर 11 की डिविजिबिलिटी होती है, नीचे 7 होती है। तो जो भी क्वेश्चन आता है हमेशा ऑप्शंस जो आपके होते हैं, जो आपके ऑप्शंस होते हैं, हमेशा 11 और 7 की डिविजिबिलिटी फटाफट चेक कर लिया करो। 11 की डिविजिबिलिटी चेक करना बहुत आसान रहता है, तो सबसे पहले 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लिया करो। अगर कोई ऑप्शन 11 से सिर्फ अकेला डिविजिबल है तो ये मान के चलो कि 99% चांसेस है कि सवाल का जवाब वही होगा, बस एक बार थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है। वरना अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन 11 का डिविजिबल है तो वही सवाल निपट जाता है। ऑप्शन में अगर कोई एक ऑप्शन 7 का डिविजिबल है तो वही सवाल निपट जाता है। ये आप 95% से लेकर 98% क्वेश्चन में देखोगे कि 11-7 की डिविजिबिलिटी चेक करोगे, अगर कुछ मिल गया तो वहीं आपका क्वेश्चन निपट जाता है। कभी कभी जरूरत पड़ती है तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है, वो कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए। इसके अलावा आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए। आप यूनिट डिजिट कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हो कैलकुलेशन करने के लिए। दूसरा, कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए डिजिटल सम का इस्तेमाल कर सकते हो, डिजिटल सम का इस्तेमाल कर सकते हो जहां जरूरत पड़े तो। इसके अलावा सिलेंडर के सारे सवालों को सॉल्व करने के लिए सर्किल पढ़ाते वक्त आपको एक बात सिखाई जाती है कि अगर मान लो ये सर्किल है, इसकी रेडियस 7 है। 7 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 22/7 एक ऑप्शन रहता है। तो अगर रेडियस आपका अगर 7 है तो हमको ये पता होता है कि अगर मैं रेडियस, परिमीटर और एरिया का डिस्कशन करूं, रेडियस अगर हमारा 7 होता है तो परिमीटर हमारा 44 होता है। निकाल लो ना, 2πr होता है, 44 ही आएगा। और जो एरिया होता है 154 होता है, 154 होता है। रेडियस की अगर बात करें, परिमीटर में रेडियस एक बार आता है और एरिया में रेडियस का स्क्वायर आता है। अगर मैं इसको मतलब यूं कह दो कि जो परिमीटर होता है वो आर के प्रोपोर्शनल होता है और ये आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये 7 है, इसको अगर मैं 2 गुना कर दूं, अगर इसको 2 गुना कर दूं, इसको 14 कर दूं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये भी 2 गुना ही होगा। ये क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। पर ये क्या हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 616। क्या हो जाएगा, 616। 4 गुना करोगे 616। ये डेटा याद होना चाहिए, मैंने 4 गुना ऐसे नहीं किया, मेरे को तो डेटा याद है। तो 4 गुना करोगे 616 आ जाएगा। अगर इसको आप आधा कर दो, अगर इसको आधा कर दो तो ये हो जाएगा 3.5, मतलब 1/2 कर दो अगर इसको, ये 3.5 हो जाएगा। और 44 को अगर आप आधा करोगे तो ये हो जाएगा 22 परिमीटर। और इसको 1/4 करना पड़ेगा आपको, कितना, 1/4 करना पड़ेगा। और 1/4 जैसे ही करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 38.5। ये कुछ डेटा है जो आपके दिमाग में 24 घंटे याद रहने चाहिए। इसको अगर आपने 3 गुना कर दिया, लेट्स फॉर एग्जाम्पल इसको आपने 3 गुना कर दिया, इसको अगर आपने 3 गुना कर दिया तो ये हो गया आपका 21। तो इसको भी आपको क्या कम करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा, 132 हो जाएगा। बट इसको आपको 9 गुना करना पड़ेगा, इसको आपको 9 गुना करना पड़ेगा। 9 गुना जल्दी याद नहीं रहता है। 9 चौक 36, 9 9 पचे 45, 45 3 48, 9 एकम 9, 9 4 13, 1386। कम से कम यहां तक का डेटा आपको याद होना चाहिए। अगर ये 4 है तो ये 4 गुना हो जाएगा और ये 16 गुना हो जाएगा। ये वाला डेटा आपको याद होना चाहिए। ये वाला अगर डेटा आपका याद है तो कई सारे सवाल ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, उनके कैलकुलेशन बहुत फटाफट 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 निकल जाते हैं।
अब मैं इसके आगे ना सीजीएल मेंस के क्वेश्चन डायरेक्टली लेने वाला हूं। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर मैंने तो अभी तैयारी नहीं की है, सीजीएल मेंस के क्वेश्चन निकल जाएंगे, बस इतना ही कंसेप्ट था, इतना ही कैलकुलेशन था। अभी देखो सारे निकल जाएंगे, आपके सामने ही रखता हूं मैं। सबसे पहला सवाल है, जरा ध्यान से देखो। इफ 3.96 cubic decimeter of lead is to be drawn into a cylindrical wire of diameter 0.6 centimeter, then the length of the wire is। सीजीएल मेंस का सवाल है, यदि 3.96 घन डेसीमीटर सीसा से 0.6 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार तार खींचा जाता है तो तार की लंबाई क्या होगी। मैंने बोला कि जब भी सवाल हो उसमें दो बातें देखो। अगर वॉल्यूम पूछा जाता है तो हम क्या काम करते हैं, हम 11 के मल्टीपल्स देखते हैं। अगर कहीं हमको रेडियस या फिर हाइट पूछा जाता है या कोई लेंथ पूछा जाता है तो हम 7 का मल्टीपल देखने की कोशिश करते हैं। अब इस सवाल में सबसे पहले मैं 7 का मल्टीपल देखता हूं, ये नहीं है, 7 का मल्टीपल ये नहीं है, 7 का मल्टीपल ये नहीं है। मैंने सवाल को यही निपटा दिया, ऑप्शन नंबर सी। मेरे को 2-3 सेकंड लगे सीजीएल मेंस का सवाल निपटाने में, 2 या 3 सेकंड लगे मेरे को सीजीएल मेंस का पढ़ने के बाद सवाल निपटाने में। अब इसको अगर आप समझना चाहते हो तो ऐसे समझ लो, भाई बोला जा रहा है कि हमारे पास कोई चीज है जिसका वॉल्यूम 3.96 है, डेसीमीटर क्यूब है। अब बोला जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, एक बेलनाकार तार खींच रहे हैं, एक बेलनाकार तार खींच रहे हैं, तो तार की लंबाई बताओ। हमें व्यास दिया हुआ है, अगर हमें डायामीटर दिया हुआ है तो रेडियस तो हमारा 0.3 हो गया। अगर हम इसका आयतन निकालेंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, पाई 22/7 पाई r स्क्वायर 0.3 स्क्वायर, और जितनी भी लंबाई होगी वो हम लंबाई लिख देंगे, ये हमारे तार का वॉल्यूम आ जाएगा। ये किसके बराबर होना चाहिए, 3.96 के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 22 और 0.3 में कहीं आपको दिखाई दे रहा है 7 है। अगर ये 7 नहीं और सारे वैल्यू अगर इंटीजर है तो ये 7 जाके इधर पे गुणा होगा, तो एल की जो भी वैल्यू आएगी उसमें 7 का मल्टीपल होगा ही। 7 का मल्टीपल होगा तो मैं क्यों इसमें इतना माथा पच्ची करूं, इतनी परेशानी करूं, मैं ऑप्शन सी ना टिक कर दूं। मैंने टिक कर दिया। अब घर बैठ के आपको सोचते रहो कि सर ये कैसे आप सोचते हो, हम कैसे नहीं सोच रहे हैं। ये इसलिए नहीं सोच रहे हो क्योंकि आपने तमीज से वर्किंग नहीं किया, या हो सकता है कि आपके किसी शिक्षक ने सही से वर्किंग ना कराई हो। जरा रुकिएगा, हाँ अब सही है, ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा था सही से। अब हम इसके बाद बात करें हमारे अगले सवाल का, जो है 3.5 मीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार बर्तन पानी से भरा है। यदि इसमें से 154,000 लीटर पानी निकाला दिया जाता है तो बर्तन के जल के स्तर में गिरावट कितनी होगी। 72 सेंटीमीटर होगी, 35 सेंटीमीटर होगी, 40 सेंटीमीटर होगी, 60 सेंटीमीटर होगी। अब देखो इसमें वैसे अगर आप 7 का मल्टीपल देखोगे तो 35 आएगा और सवाल यहाँ पर टिक करके निकल जाओगे। लेकिन सवाल अभ्यस्त करते वक्त एक बात की जानकारी आपको रखनी पड़ेगी कि कब इस तरह करते हैं, कब इस तरह नहीं करते। जैसे पिछले वाले सवाल में मेरे को ये दिखाई दे गया था कि जो डेटा इसमें दिया हुआ है, जैसे जो डेटा मेरे पास ये 0.6 दिया हुआ है, इसमें 7 और 11 किसी का मल्टीपल नहीं है, तो मैं समझ गया कि 7 कहीं से कटेगा नहीं। लेकिन जरा यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि त्रिज्या r दिया हुआ है और हमें क्या पूछा है, जल स्तर में गिरावट, मतलब हाइट पूछी हुई है, तो r h l कुछ भी निकालना हो तो इसमें 7 का मल्टीपल ऑलरेडी है। अगर इसमें 7 का मल्टीपल है तो 22/7 से वो 7 कट जाएगा, तो 7 का मल्टीपल नहीं चेक कर सकते, ऐसे में 7 का मल्टीपल नहीं चेक कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि दिया हुआ 3.5 मीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार बर्तन है, पानी से भरा है। यदि इसमें से 154,000 लीटर पानी निकाल दिया जाता है तो बर्तन के जल के स्तर में गिरावट क्या होगी। देखो जो वॉल्यूम होगा इसको ऐसे समझो कि 3.5 मीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार बर्तन है, बर्तन से जितना पानी निकलेगा तो बेस का एरिया इंटू हाइट उतना रिड्यूस होगा, तो बेस का एरिया 3.5 मीटर त्रिज्या हो गया। 3.5 मीटर त्रिज्या अगर है तो 38.5 जो है क्या होगा, 38.5 इसका एरिया हो जाएगा नीचे का, और इंटू अगर मैं हाइट कर दूं तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो मैंने क्या काम किया, हमने निकाला जो पानी निकलेगा इस बेस से निकलेगा, इस वाले बेस से निकलेगा, मतलब इस एरिया से निकलेगा, हाइट का अगर गुणा कर दे तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम। सवाल में ये कह रहा है कि 154,000 लीटर पानी निकला है। ये हमारा जो आ रहा है ये मीटर क्यूब में आ रहा है। इसको मीटर क्यूब में बदलने के लिए आप ऐसे समझो, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो अगर इसमें हम 1000 से भाग दे दें तो ये हो जाएगा 54.4, 15.4 हो जाएगा। अब ये मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब खत्म हो जाएगा, एच जो भी आएगा वो मीटर में आएगा। 38.5 को अगर देखें तो 0.4 आ जाएगा, क्योंकि 4 गुना ही होता है, ठीक है ना, ये 4 गुना ही होता है 38 का 154, क्योंकि इसमें 4 से भाग देते हैं तो 38.5 आता है। तो एच जो हमारा आया है 0.4 मीटर आ गया है, इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो सवाल में क्या जान है, सवाल में कोई जान नहीं है। अगर आपको
ये सर्किल के साथ प्ले करने आता, 7 रेडियस वाले सर्किल के साथ अगर प्ले करने आता है तो सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान है। सीजीएल मेंस का सवाल है, बहुत ही रद्दी जैसा सवाल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखना, इन 18 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज स्प्लिट इवनली टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म ऑफ 18 गुणे 14 मीटर। द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज। व्यास 7 मीटर के साथ एक 18 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है और खुदाई से पृथ्वी को समान रूप से 18 और 14 मीटर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए फैलाया जाता है। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो, प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ज्ञात करो, इस पूरे सवाल में सबसे पहले मैं ऑप्शन में 11 का मल्टीपल भी देख रहा था। 11 का मल्टीपल दिखा तो मेरे को सिर्फ एक ऑप्शन में दिखा, ये 5 2 7 और 7। ना ये 11 का मल्टीपल है, ना ये 11 का मल्टीपल है, ना 11 का ये मल्टीपल है। तो ये सवाल जो है यहीं से निपट जाता है। फिर इसमें एक सावधानी ये बरतनी है कि आपको इसकी बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट ये है कि जो एक कुआं है, खेत के अंदर कुआं है, कुआं क्या है आपका सिलिंड्रिकल खोदा जा रहा है। इससे जो मिट्टी निकाली जा रही है वो निकाल के एक ऐसे चबूतरे पे, रेक्टेंगल चबूतरे पे डाली जा रही है, तो उसकी कुछ हाइट होगी। इसका वो दिया हुआ है कि 18 14 का है। क्या है? 18 14 का है। 18 का है, 14 का है। जो भी इसकी हाइट आएगी, इसको अगर गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आयतन हो जाएगा। तो इस कुएं से जितना मिट्टी निकला होगा, इसका जो आयतन होगा और इसका जो आयतन होगा, यहाँ पे जो रखा जाएगा, यहाँ पे जो रखा जाएगा, जो आयतन होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसके आयतन की बात करें तो इसके आयतन में देखो आता है एक 22/7। ध्यान से देखना है, 22/7 आता है। फिर आर की बात होती है, आर स्क्वायर आता है, ये 3.5 है, 3.5 का स्क्वायर कर दिया हमने, 3.5 का स्क्वायर कर दिया। व्यास 7 मीटर है तो रेडियस इतना हो गया। और गहरा कुआं है तो 18 का कुआं है। ये हमारा बराबर हो जाएगा जो चबूतरे पे मिट्टी फैली उसके आयतन के, तो 18 गुणे 14 गुणे h हो जाएगा। जरा ध्यान से अगर देखो कि अगर आपने इतना लिख लिया है तो इसके बाद भी कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। आपको ये पता है ये जो 7 बात है, ये जो 18 या 18 से कट जाएगा। ये जो h, जरा ध्यान से देखो, ये जो h है, इस h में ये 11 तो बचा रह जाएगा ना। इस 11 को काटने के लिए कुछ तो है नहीं, तो जो भी आपके ऑप्शन आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। 11 का मल्टीपल आएगा तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मैं क्यों पूरा कैलकुलेशन करूंगा? नहीं करूंगा ना, मैं आधा टाइम बचाऊंगा। वैसे आप पूरा कैलकुलेशन करके देखो, आएगा यही। तो मैं पूरा कैलकुलेशन क्यों करूंगा? देखो, एक बात और आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको कैलकुलेशन की आदत ही नहीं डालना है। मैं ये सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि आप डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट कितना तेज लगा सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस ना करो। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस तो तमीज में होना चाहिए। 50 तक का टेबल याद होना चाहिए, 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, 20 तक का जो है क्यूब याद होना चाहिए। ये बिल्कुल जुबान पे याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो मान के चलो कि आप मेंस में बहुत अच्छा मैथ में टाइम नहीं बचा पाओगे। समझ में आया? चलो अगले सवाल की बात करें। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, 2.8 मीटर त्रिज्या वाला एक 15 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है और उसमें से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 8 मीटर चौड़ाई और 1.5 मीटर ऊंचाई का एक चबूतरा बनाया जाता है। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैं सिर्फ इसमें देखता हूं क्या इसमें 11 का गुणनफल है, क्योंकि यही दो इसके आयतन में भाग देंगे हम। 1.5 × 8 से भाग देंगे। और जो हमारा कुआं है वो सिलिंड्रिकल है। सिलिंड्रिकल है मतलब उसमें पाई आ रहा है, मतलब उसमें 11 आ रहा है। उसमें अगर 11 आ रहा है और इन दोनों में जो हमारा चबूतरा बन रहा है, जो हमारा चबूतरा बन रहा है, इसमें लंबाई चौड़ाई में कहीं अगर 11 नहीं है, तो जब भी हम भाग देंगे 1.5 का, जब भी हम भाग देंगे 8 का, कभी ऐसा नहीं होगा दादा कि इसका जो 22/7 था ये 11 कट जाएगा। जब ये 11 नहीं कटेगा तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में 11 तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जरा देखो 11 से कौन कौन सा डिविजिबल है। ये 11 से डिविजिबल है नहीं। क्या ये है? ये भी डिविजिबल नहीं है। ये 8 3 11 और 0, यही खाली एक ऑप्शन डिविजिबल है, बाकी और कोई डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब सीजीएल मेंस के जो सवाल है, कंसेप्ट के बाद कैलकुलेशन। कंसेप्ट देखो सबको पता होना चाहिए। मैं कैलकुलेशन शॉर्ट करने का तरीका बताया। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट तो सिंपल सा है, जो हमारा सिलेंडर होगा, इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा, सिलेंडर 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना दिया है? 2.8 त्रिज्या है ना, 2.8 का स्क्वायर इंटू 15 मीटर। ये हो गया बराबर किसके होगा? मान लो h हाइट है और डायमेंशन क्या है? 1.5 इंटू 8 मीटर का, इसके बराबर होगा। अब यहां से आप चाहो 1.5 से भाग दो, 8 से भाग दो, फिर कैलकुलेट करके फिर निकालो। या तो आप सीधे सीधे एक बात ये समझो कि 11 का मल्टीपल चेक कर लो। 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में, एक से ज्यादा ऑप्शन में अगर मिला तो कैलकुलेशन आपको पूरा करना है, और अगर एक से ज्यादा ऑप्शन नहीं मिला तो आपको कैलकुलेशन पूरा नहीं करना है। अगला सवाल देखो। अगला सवाल दिया है, व्हाट विल बी टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कर्व सरफेस ऑफ ए वुडन सिलेंडर एट रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर
if its diameter is 40 centimeter and height is 7 मीटर। देखो डायमीटर 20 दिया हुआ है, डायमीटर 20 दिया हुआ है, तो जो रेडियस सॉरी डायमीटर 40 दिया है तो रेडियस जो है 20 हो जाएगा। अगर सिलेंडर जो है अगर पेंट किया जा रहा है, इसका कर्व सरफेस एरिया पेंट हो रहा है, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग? कर्व सरफेस एरिया को पॉलिश किया जा रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया निकाल लो। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू पाई 22/7 आर, आर आपका 20 हो गया, और एच की बात करें, हाइट कितना दिया हुआ है? हाइट दिया हुआ 7, ये आपने निकाल लिया। फिर अगली चीज ये है कि ये एरिया है और पर स्क्वायर मीटर जो एरिया है उसमें 20 रुपए का कॉस्ट लगता है, आप 20 का इसमें और गुणा कर दो, ये आपका आ जाएगा टोटल। इस तरीके से कैलकुलेशन कर लो। लेकिन ध्यान से इस बात को देखोगे कि भैया ये 7 तो कट रहा है पर 11 स्टिल नहीं कट रहा है, 11 स्टिल नहीं कट रहा है। कैलकुलेशन भी आसान है, वैसे सीधे सीधे बता सकते हो, नहीं तो ऐसे ऑप्शन में भी देख सकते हो। 11 कम 11 और 11 छक्का 66, ये कट रहा है, बाकी कोई 11 से कट ही नहीं रहा है, कोई 11 से कट ही नहीं रहा है। अगर कोई 11 से कट नहीं रहा है तो ये ऑप्शन हो गया। लेकिन ये कैलकुलेशन आसान है तो ऑप्शन है, सीधे सीधे कैलकुलेट भी कर सकते थे कि भाई 22 का 8 में गुणा करोगे तो 176 आ जाएगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17। सब सीजीएल मेंस के सवाल है और देखो कितने मतलब वैसे चुटकियों में उतर रहे हैं। इस सवाल को देखो जरा। द रेडियस ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल इज 21 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 40 सेंटीमीटर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एट द रेट ऑफ ₹20 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है और एक बार कर्व सरफेस एरिया आपने निकाल लिया, उसमें जो भी पैसा दिया है पर स्क्वायर सेंटीमीटर या पर स्क्वायर मीटर, उससे गुणा कर दोगे तो आपको टोटल लागत आ जाती है। मतलब अगर यूनिट एरिया का पैसा पता है तो टोटल एरिया इंटू यूनिट प्राइस अगर गुणा कर दोगे तो टोटल लागत पता चल जाएगी। अब इस सवाल को ध्यान से देखो। अगर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये त्रिज्या दिया हुआ है और कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, एरिया मतलब वो परिमीटर होता है, परिमीटर इंटू हाइट होता है। हाइट दिया हुआ है सवाल में 40। अगर हम परिमीटर की बात करें तो हमें ये पता होता है कि अगर हमारी जो सर्किल है, अगर हमारी सर्किल है अगर 7 की होती है, अगर हमारी सर्किल जो है अगर 7 की है तो हमारा जो परिमीटर होता है वो 44 होता है। अगर हमने इसको 3 गुना कर दिया 21, तो ये 3 गुना हो जाएगा 132। अगर मैं इसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें पूरा कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। ये हमें मिल गया कर्व सरफेस एरिया। इसमें अगर यूनिट प्राइस से अगर गुणा कर दूं तो ये हमें पूरा मिल जाएगा क्या? लागत कीमत। लागत कीमत की बात करें 2 जीरो आ गया, 00। और अगर आप यूनिट भी निकाल दो, यूनिट डिजिट भी निकाल दो 00 छोड़ने के बाद, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। तो हमारा ऑप्शन एक 6 यहाँ पे दिया है और एक 6 यहाँ पे दिया हुआ है, और ये 11 का मल्टीपल भी है, ये 11 का मल्टीपल है। और ध्यान से देखो 11 का मल्टीपल नहीं है तो ये ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि 11 का मल्टीपल भी होना जरूरी है। पाई का 11 कहीं जाएगा नहीं। और वैसे भी इसको डायरेक्टली गुणा भी कर सकते हो, आसान भी है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 और 24 एक 25, 8 एक 8 2 10। तो 105600 ऑप्शन जो बी है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत प्यारे प्यारे सीजीएल मेंस के सवाल है, जिन सवालों के जवाब जो है चुटकियों में मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ। अगला सवाल है, ए फील्ड रोलर इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर हैज ए डायमीटर ऑफ 1 मीटर एंड लेंथ ऑफ 1/4 मीटर। इफ द स्पीड एट विच द रोलर रोल्स इज 14 रिवोल्यूशन पर मिनट, देन द मैक्सिमम हार्ड दैट इट कैन रोल इन 1 आवर इज। एक सिलेंडर के आकार में एक फील्ड रोलर का व्यास 1 मीटर है और लंबाई 1 से 1/4 मीटर है। यदि रोलर के लुढ़कने की गति 14 चक्कर प्रति मिनट है तो वह अधिकतम 1 घंटे में कितना लुढ़क सकता है। देखो अगर मैं यूं कहूं कि मैं ऐसे रोलर बना दूं, ऐसे ही रोलर रहता है ना, और ये क्या होता है, ये रोल हो रहा होता है। तो जब एक बार में रोल होगा तो एक बार में एक राउंड में अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर रोल होगा। और कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको 22/7 का सहारा लेना पड़ेगा, गुणे 2 करना पड़ेगा 2 पाई। आर की अगर हम बात करें तो जो डायामीटर है वो 1 मीटर दिया हुआ है, और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं किसमें, इसको सब मीटर में दिया हुआ है, इसको मैं अगर रेडियस में निकालूं तो रेडियस इसका 0.5 होगा, 2 पाई आर, और इंटू एच अगर बात करूं तो ये 5/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। 4 एक कम 4 एक 5, ये हाइट दिया हुआ है, ठीक है ना। डायमीटर हैज ए डायमीटर ऑफ 1 मीटर एंड लेंथ, मतलब ये लंबाई जो दी हुई है ये 5/4 मीटर दी हुई है, और जो डायमीटर था वो 1 था तो ये 0.5 मीटर हो जाएगी। ये हमारी टोटल सरफेस एरिया हो गया। ध्यान से देखिएगा सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में ये कह रहा है कि भैया ये 1 मिनट में 14 चक्कर बोल रहे हैं ना, रिवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में 14 चक्कर जो है रोल कर रहा है। तो 1 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा? एक चक्कर में इतना एरिया कवर कर रहा है, तो 1 मिनट में 14 चक्कर मार रहा है तो 14 चक्कर में इतना एरिया कवर करेगा। फिर बोल रहा है कि 1 घंटे में,
1 घंटे में निकालना है कितना एरिया कवर करेगा, तो 1 घंटे में एरिया कवर करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, जो है 60 से गुणा करना पड़ेगा। 60 से आपको गुणा करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ये पूरा जो डेटा दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है। 7 देख रहे हो, 7 यहां से कट जा रहा है, 7 दूना 14 आ जा रहा है। अब इसमें मैं आपको एक बात ये बोलूं कि जरा ध्यान से देखो, ये 22 का 11 बचा रह जाएगा कैलकुलेशन में। तो जो भी आपका ऑप्शन होगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ध्यान से देखो, 6 3 9 9, 11 का मल्टीपल है, ये 11 का मल्टीपल है, ना ये 11 का मल्टीपल है, ना ये 11 का मल्टीपल है। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, इस पूरे उसमें खाली एक 3 आ रहा है, खाली एक 3 आ रहा है, कहीं और 3 तो है नहीं पूरे। या तो आप गुणा कर लो, या तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैलकुलेशन कैसे शॉर्ट कर सकते हो। इस पूरे एक्सप्रेशन में आप देखो खाली एक जगह 3 आ रहा है, मतलब जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो सिर्फ 3 का मल्टीपल होगी, 9 का मल्टीपल नहीं होगी। तो मैं इन दोनों ऑप्शन को देखता हूं, ये 9 का मल्टीपल है, ये सिर्फ 3 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा, क्योंकि 3 एक ही बार है। जब 3 एक ही बार है तो जो हमारी वैल्यू आनी चाहिए वो 3 से एक ही बार कटनी चाहिए, दोबारा 3 से नहीं कटना चाहिए। क्योंकि इस पूरे डेटा को मैंने घूर के देखा, इसमें 3 सिर्फ 60 में आ रहा है, कहीं और 3 आ नहीं रहा है, तो एक ही बार 3 से ये नंबर कटना चाहिए, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब आप ये टाइम देखो कि अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके ऑप्शन तक पहुंचने में कितना टाइम ऐसे सीधे से लगता है, या फिर जो तरीका मैंने आपको बताया कि अगर आपकी प्रैक्टिस है, 11 का कैलकुलेशन मल्टीपल देखने आता है, 3 का मल्टीपल देखने आता है, तो आप सवाल को कितना तेजी से करोगे। समझ में आया? कंसेप्ट का सेक्शन तो बहुत छोटा सा था। कंसेप्ट का सेक्शन तो बस यही था कि हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना आना चाहिए, वो एक रोल में कवर करेगा। 1 मिनट में जितना नंबर ऑफ रोल हो रहा है उसको गुणा कर दो, फिर 60 मिनट में कितना होगा 60 से गुणा कर दो, और फिर फाइनल डेटा आना है। सोच के देखो ये सवाल कितना आसान हो गया। वरना कैलकुलेट करते रहो आप, देखो ना, और सब जगह से पढ़ पढ़ा के देखो कि आप इन सवालों को कितने समय में लगा रहे हो। अगला सवाल दिया हुआ है, एक बेलनाकार खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 132 वर्ग मीटर और 528 घन मीटर है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर आपको ये पता है कि वॉल्यूम जो 528 है अपॉन कर्व सरफेस एरिया जो दिया हुआ है 132, इन दोनों का रेशियो रेडियस का आधा होता है, तो यहां से आप रेडियस निकालोगे 132 चौका, ठीक है ना, और आर जो है आपका यहां से 8 आ जाएगा। आर, अगर आर आपको 8 मिल गया है तो आपको बताना क्या, बेलनाकार खंबे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 132 वर्ग मीटर और 528 घन मीटर है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आर मिल गया है। अगर आर मिल गया है तो आप ध्यान से देखो, आपके पास 2 पाई आर है, 2 गुणे 22/7, ठीक है ना, गुणे 8 गुणे हाइट इज इक्वल टू 132 हो गया है। यहां से काटो, 11 दूनी 32, 11 कम 11, 11 दूनी 32, 4 से काटो, ये हो गया 3, जो हाइट हो गया वो 21/8 हो गया, 21/8 हो गया, मतलब ये ऑप्शन डी हो गया, 2 से 5/8। अब इस सवाल में आपको इतनी स्पीड से चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो आप कम से कम 15-20 सेकंड और निपटाओगे अपने। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है कि वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया का जो रेशियो है रेडियस का अगर आधा होता है तो सवाल चुटकियों में निकल जाएगा। देखो, अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो लाइक का बटन हिट करो, दोस्तों के बीच में साझा भी करना, बताना भी एक तो मास्टर साहब है, उनको भी मैथ्स थोड़ी आती है। मैं यूं नहीं कहता हूं बहुत आती है, समय के साथ आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे मैथ्स आती है या मैथ्स नहीं आती है। लेकिन अगर आप ये वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सब कुछ सीखना है तो सीजीएल मेंस का बैच ज्वाइन कर लो, जो है उसमें मैं सारे चैप्टर कवर करने वाला हूँ। यूट्यूब पे 2-4 चैप्टर छूट जाए क्या फायदा, हर चैप्टर को मैं एकदम तहे दिल से, एकदम सज्जनता के साथ जो है आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि जब एग्जाम में बैठो तो आपको परेशानी ना हो। अगला सवाल है, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। जब बेलन की बात आती है एक बार तो मेरे को समझ में आता है कि चलो भाई पाई वाई तो जो आएगा, ठीक है ना, 22/7 है, 11 का जो डिविजिबिलिटी चेक करोगे वो चेक करोगे, 11 का डिविजिबिलिटी चेक करोगे, 5 1 6, 5 1 6, ठीक है ना, और 4 1 5, 3 2 5, तो ये 11 का डिविजिबल एक से ज्यादा ऑप्शन है, तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक नहीं हो पा रही है। तो सर्किल का केस आपको ये पता होना चाहिए कि सर्किल में अगर हम बोल दें कि अगर सर्किल का एरिया बेस का होगा, बेस का अगर एरिया दिया हुआ 38.5, इसका मतलब यह है, मान लो मैंने एक सिलेंडर बना दिया, इसी पे मैंने मान लो एक सिलेंडर बना दिया और ये दिया हुआ इसका एरिया 38.5, तो मैं सीधा सीधा ये लिख सकता हूं जो रेडियस रहा होगा वो 3.5 रहा होगा, 3.5 रहा होगा, क्योंकि ये 154 का क्या है, 154 का ये 1/4 है, 154 का 1/4 है, 154 का 1/4 है, तो जो रेडियस होगा वो 7 का आधा होगा, 3.5 हो जाएगा। हमें पूछा क्या है, बेलन का आयतन बताना है। बेलन का आयतन बताने के लिए बेस का एरिया इंटू हाइट बताना है, और कर्व सरफेस एरिया 616 दिया हुआ है,
कर्व सरफेस एरिया 616 दिया है, तो मैं आपसे बोलूं कि अगर आपको परिमीटर बताना हो, परिमीटर कितना हो जाएगा, परिमीटर जो है आपका 44 का आधा 22 हो जाएगा। तो परिमीटर इंटू हाइट अगर मैं बोलूं तो ये 616 के बराबर होगा। यहां से हाइट निकाल लोगे, ये कैलकुलेशन शॉर्ट कराना सिखा रहा हूं। ये परिमीटर हो जाएगा इस हिसाब से कि अगर रेडियस 3.5 है तो जो परिमीटर है, परिमीटर कितना आता है, 22 आता है। अगर परिमीटर 22 आया तो जरा भाग देके देखो कि आपका हाइट कितना आएगा, कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे होगे, 8 का ना, 18 का, 2 हो गया, 11 बजे 55, 11 छक्का 66 और 2 से भाग दे रहा हूं 28, 18 नहीं आ रहा है, एच जो है वो 28 आ जा रहा है, एच जो है 28 आ गया। आयतन निकालना है, आयतन निकालना है। जब आयतन की बात कर रहे हो तो रेडियस में भी एक 7 है, रेडियस में भी ध्यान से देखो 7 पन्ना 35, रेडियस में भी 7 है, और हाइट देख रहे हो, हाइट में भी क्या है, एक बार 7 है ना 7। मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिखना सिखा रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं रेडियस में भी एक 7 है और हाइट में भी 7 है। तो जब भी आप यूं करोगे 22/7 आर स्क्वायर इंटू एच, तो एक 7 जो है ये वाले से कट जाएगा, जो ऑप्शन होगा वो 7 से 2 बार डिविजिबल होना चाहिए कायदे से। तो नंबर देखो कोई 7 से 2 बार डिविजिबल है, ये तो मेरे को एक बार भी डिविजिबल नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब बाकी 3 नंबर है, मैं सीधे गुणा करने के बाद 7 की 2 बार डिविजिबिलिटी चेक कर लूंगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे 7 की डिविजिबिलिटी चेक की, 7 एकन्नम 7, ध्यान से देखना, 7 एकन्नम 7 और 45 बचा, 7 छंग 42, 7 पन्ना 35, फिर 7 से भाग दूंगा, 7 से डिविजिबल है तो 7 दूनी 14, ध्यान से देखिएगा, और ये 25 होगा, नहीं कटेगा। तो ये हमारे ऑप्शन में नहीं होगा क्योंकि रेडियस में 2 बार, हाइट का तो 7 कट गया लेकिन रेडियस का 2 बार 7 बचा रह जाएगा। फिर मैं इसमें आऊंगा, 7 एकम 7 और 54 हो जाएगा, और 7 एकम 7, ठीक है ना, यहां से बचा 5 और 54 हो गया, 7 सते 49 और 49 5 हो गया 53, तो कटेगा नहीं, ये भी ऑप्शन कटेगा नहीं। यहाँ पे 1078 बचा है तो मतलब यही ऑप्शन होगा, लेकिन एक बार 2 बार 7 से काट के चेक कर लो। 7 एकम 7 जरा ध्यान से देखो, फिर आपके पास बचा है कितना, 7 पन्ना 35, 7 चौक 28, फिर 7 से काटोगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 11 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है, 2 बार 7 से डिविजिबल है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो मैं कैलकुलेशन रिवर्स साइड में कर गया, मैं कैलकुलेशन रिवर्स साइड में कर गया, जिससे मेरा समय बहुत बचेगा। सीधे से अगर कैलकुलेशन करोगे बहुत टाइम लगेगा, रिवर्स कैलकुलेशन करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। सवाल दिया, एक बेलन के आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात संख्यात्मक रूप से 14:1 है। यदि बेलन की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखो बेलन का आयतन वॉल्यूम अपॉन कर्व सरफेस एरिया का रेशियो 14/1 दिया हुआ है, ध्यान से देखियो इस चीज को। तो ये होता है r/2 के बराबर होता है, यही ना, ये r/2 के बराबर होता है। तो जो रेडियस हो गया वो कितना हो गया, 14 दूनी 28। निकालना क्या है, आयतन निकालना है, ध्यान से देखना, हमें आयतन निकालना है। जब हम आयतन निकालेंगे तो हम क्या काम करेंगे, 2 चीजें हैं, एक तो रेडियस ही है तो आप इसको 7 गुणे 4 कर सकते हो, तो आप सर्किल के साथ खेल सकते हो। दूसरा एक चीज हम और यहाँ पे देखना चाहेंगे, 3 1 4, 2 2 4, 11 से डिविजिबल है, ठीक है ना, और 6 6 12 में से एक, सब 11 से डिविजिबल है, 11 से बहुत सारी चीजें डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। इसको आप ऐसे भी खेल सकते हो। अब आपको आयतन निकालना है, हाइट ये पता है, तो आपको पता है कि अगर हम बेस एरिया की बात करें तो 7 पे जो बेस एरिया होता है 154 होता है, और जब हम बात कर रहे हैं जब रेडियस हमारा 4 गुना हो जाएगा तो बेस एरिया 16 गुना हो जाएगा, 4 के स्क्वायर में होगा। उसके बाद 50 का इसमें गुणा करना है, 50 का इसमें गुणा करना है। मैं ये कहूं कि मैंने 154 लिया, इसमें 8 कर दिया, तो इसको मैं 100 कर दूंगा। मैं खाली न्यूमेरिक वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं। 154 का फिर 8 में गुणा करूंगा, 8 चौका 32, यूनिट डिजिट मुझे 2 मिला, मेरे पास ऑप्शन में एक ही है, 12 32। तो 8 पंचे 40 और 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 3 43, 8 एकम 8 4 12, 12 32 00। देखो सवाल का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, समझ में आया। तो सवाल का कैलकुलेशन कितना आसान हो गया अगर आपने सर्किल खेलना सीख लिया। अगर आपने सर्किल खेलना सीख लिया, सर्किल में आपको ये पता चल गया कि रेडियस अगर 28 है, ये 7 और 4 है, तो 7 पे जो बेस का एरिया होता है वो 154 होगा, और अगर 7 गुणे 4 हो गया तो 154 गुणे फिर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा।
और फिर अगर उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आयतन मिल जाएगा। हमारा आयतन मिल गया 123200। आप इसको लगाते लगाते सॉल्व करते करते देखो आपको कितना समय लग रहा है जो है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर आप अपनी पूरी पढ़ाई जो है मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हो तो शिक्षक ऐप में मेरे साथ जरूर जुड़ो। मेरे पास बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें इसमें सिखाना है, पर एक वीडियो में सब कुछ नहीं सिखाई जा सकती है। आने वाली वीडियोज में मैं और बहुत सारी चीजें जो सिखाता रहूंगा। बाकी की जो पीडीएफ है इसमें बहुत सारे और सवाल है जिसको खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा जो है, और टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ अपलोड कर दे रहा हूँ, वहां से जाके इसको सॉल्व करके देखिएगा कि आप बाकी के सवालों को सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। वैसे मेंस में मैंने लगभग सारी सीटें सॉल्व करा रखी है। तो अभी किस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जो है मेरे साथ जुड़े रहिए, और अगर चैनल ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर लो यार, कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा। चलो टेक केयर।